बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। तो आज हम एक नए चैप्टर का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजिंग। तो चैप्टर नंबर 5 है हमारे लिए। ठीक है, मतलब देखा जाए तो बेटा पहली बुक का भी 5वां चैप्टर है। वैसे भी बेटा हम 5वां चैप्टर पढ़ने आ रहे हैं, 4 चैप्टर पहले फिनिश कर दिए। ठीक है, मैं बाबू थोड़ा बहुत ना इसमें यूज करूंगा अपने चैप्टर 2 का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, थोड़ा सा यूज करूंगा। ठीक है, आप सब सामने देखते रहना। अभी बेटा पहले मैं बेस बनाऊंगा चैप्टर का। अभी तो आपको ये भी नहीं पता होगा कहाँ से शुरू हुआ चैप्टर, सीक्वेंस से शुरू नहीं होगा चैप्टर। आप सिर्फ सामने देखो, पता ही नहीं लगेगा आपको, बोलकर देख लो चाहे। आप सिर्फ सामने देखो। बहू, आपने ना एक प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है मुझसे बेटा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ आप सामने देखना बेटा, मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा आराम से। तो जिन्होंने प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है उनको कुछ याद आ जाना चाहिए, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ बेटा वो और फोकस करेंगे, वो और अच्छे से समझेंगे। बेटा सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है और डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है? बेटा सेंट्रलाइजेशन मीन्स डिसीजन मेकिंग पावर इन वन हैंड ओनली, और decision making power in few hands only, or decision making power in the hands of top level only. Decision making power in one hand only, decision making power in few hands only, decision making power in the hands of top level only. तीन में बात है सेंट्रलाइजेशन। कुछ लोग डिसीजन ले, एक लोग डिसीजन ले, टॉप लेवल डिसीजन ले, हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन चल रही है। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? बाबू, dispersal of power till the lowest level in the hierarchy। बेटा अपनी पावर को बांटते चले जाओ जब तक सबसे नीचे वाला लेवल ना आए, लोएस्ट लेवल ना आ जाए। ठीक है, इससे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। मैं बाबू आपसे वहां पर भी एक क्वेश्चन पूछा करता था, सेंट्रलाइजेशन अच्छा है या डिसेंट्रलाइजेशन? मैं पूछता था क्या अच्छा है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन? सर कभी नहीं बोलना सेंट्रलाइजेशन अच्छा है या डिसेंट्रलाइजेशन, इट डिपेंड्स। इस सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आपके कहने पर नहीं, आपके सुनने पर नहीं। वैसे बता देता हूँ बाबू, एक ऑर्गेनाइजेशन को पार्शली सेंट्रलाइज होना चाहिए और पार्शली डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी ये अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी ये अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन को इन दोनों का कॉम्बो अडॉप्ट करना चाहिए। पार्टली एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सेंट्रलाइज, पार्टली इट शुड बी डिसेंट्रलाइज। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? तो देखो दोनों ही सिचुएशन अच्छी नहीं होती। मैं बताने की भी कोशिश कर देता हूँ क्यों नहीं होती। सर अगर सिर्फ टॉप लेवल डिसीजन में या एक आदमी डिसीजन लेना सारे, मतलब इंपॉर्टेंट डिसीजन तो वो देख ही देख रहा है, और बेटा वो क्या कर रहा है, वो बहुत रूटीन जॉब्स भी देख रहा है। पागल हो जाएगा आदमी, इतना ओवरबर्डन हो जाएगा, सोच भी नहीं पाओगे, इतना ओवरबर्डन हो जाएगा। आप बोलते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना 12-13 घंटे की नॉर्मल जॉब है, रूटीन जॉब्स है, और 6-7 घंटे की ना बेटा इंपॉर्टेंट इश्यूज है। और 18-19 घंटे काम करेगा, पागल ही होएगा आदमी, ओवर बर्डन हो जाएगा, सारे काम खुद करने लगेगा। ये वैसे ही हालात हो जाएंगे बेटा। मान लो अगर आप एक स्कूल के प्रिंसिपल को कह दो कि एडमिशन तो तुझे देखना ही देखना है बच्चों का, टीचर की अपॉइंटमेंट भी तुझे देखनी है, जितने भी पेरेंट्स आएंगे सबसे तुम ही मिलोगे, ट्रांसपोर्ट रजिस्टर भी तुम उठा दो, सबकी फीस भी तुम देख लो, ठीक है, जो नॉर्मल फीस है वो भी तुम देख लो, और देख लो हर क्लासरूम में पोछा रखा है कि नहीं, हर क्लासरूम में चौक डस्टर है कि नहीं, सब कुछ तुम ही देख लो, रूटीन जॉब से लेकर इंपॉर्टेंट इश्यूज तक। तो पागल हो गए यार, दिखाई दे रहा है कितना और बर्डन हो जाएगा। नहीं कर सकता कोई भी आदमी, इतना काम नहीं कर सकता। ठीक है, और वो डिसेंट्रलाइजेशन क्या हो? वो स्कूल के प्रिंसिपल को एडमिशन करना है स्टूडेंट से मिलकर इंटरव्यू लेकर, और आपने क्या करा, इस पावर को डेलीगेट कर दिया टू द वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल ने इस पावर को बांट दिया स्ट्रीम हेड्स को, स्ट्रीम हेड्स ने भी बांट दिया टीचर्स को, टीचर्स ने भी बांट दिया आपके फोर्थ ग्रेड को। जो चपड़ासी स्कूल में झाड़ू पोछा मारने आते हैं, आपने एडमिशन कराना शुरू कर दिया। डिसेंट्रलाइजेशन क्या अच्छा है? नहीं तुम तो जाओगे ही यही हो, हमारा तो नहीं हो सकता एडमिशन। बहू, नहीं अच्छा नहीं अच्छा दिखाई दे रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन को बेटा पार्शली सेंट्रलाइज हो रहा है, पार्शली डिसेंट्रलाइज हो रहा है, क्यों?
बेटा as far as routine jobs, sorry, as far as strategic plans are concerned, important policy making और objective setting, अगर इन चीजों से आप कंसर्न कर रहे हो, in such a situation an organization should be centralized. बट बेटा मैं बात करूं फॉर द रूटीन जॉब्स, एक ऑर्गेनाइजेशन को डिसेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए। स्ट्रेटेजिक प्लान के लिए सेंट्रलाइज हो जाओ, तो डिसीजन टॉप लेवल ही लेगा तो ये अच्छा रहेगा। और जब रूटीन जॉब की बात है तो बिल्कुल डिसेंट्रलाइज बन जाओ, तो लोएस्ट लेवल तक कराओ काम, क्या फर्क पड़ता है, रूटीन जॉब से तो समझ में आ रही है तक सारी बात। तो फिर भी अगर बोलना हो तो सेंट्रलाइजेशन छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा माना जाता है। या 5, 10, 15, 20 मेंबर है, हाँ एक आदमी डिसीजन लेना सबके लिए, वो सबसे अच्छा रहता है, सबसे भी ज्यादा अच्छा रहता है। क्रिकेट टीम, अगर एक आदमी ने डिसीजन लिया पागल हो जाएंगे, तो दूसरे को लगा रहे तो वहां जाके बैटिंग करेगा, तू तू चुप बैठ, तो यहाँ बैठ, बॉलिंग वहीं बोलूंगा बैठ कर। तीसरा से कह रहा है तू बैठ, कीपिंग अच्छा में करूंगा, लड़ते रहो बैठ के। छोटी ऑर्गेनाइजेशन में एक आदमी डिसीजन लेना सबके लिए, प्लान भी वही बनाए, सब कुछ वही देखे, तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन ही अच्छा लगता है, यहाँ लाखों लोग मेंबर होते हैं, जिसका स्ट्रक्चर ही बहुत बड़ा है ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये काम करते हैं जैसे कि बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अरे इतना बड़ा स्ट्रक्चर है भैया, किसी ब्रांच को मत सोचना, पूरे स्टेट बैंक को सोचना, जब मैं यही बोलता हूँ बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, लाखों एम्प्लॉय काम करते हैं, सर डिसेंट्रलाइज होगा तभी अच्छा रहेगा। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब समझते हो ना सर, खुद से डिसीजन लो, वहाँ पावर सच में बड़ी होती है। एक बात बता देता हूँ, एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि ये ब्रांच मैनेजर है, फिर एरिया मैनेजर होता है, फिर जोनल मैनेजर होता है, फिर बेटा रीजनल मैनेजर होता है, और फिर जीएम होता है, ये जीएम है। ठीक है, सारे डिसीजन ये नहीं ले सकता, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, पावर को बांटा हुआ है आप सबने, ठीक है, लोएस्ट लेवल तक बांटा हुआ है। सर आज कोई, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बहुत रेप्यूटेड क्लाइंट हो, जाकर ब्रांच मैनेजर के कैबिन में बैठे रहे और वो सोच रहा है कि आपको चाय पिला दो, आप मेरे को एक बात बताओ, इतनी आजादी होती होगी कि नहीं ब्रांच मैनेजर हो कि कुछ खर्चे को कर सकता है, कुछ हजारों लाखों के खर्चे को कमिटेड होते होंगे कि नहीं अपनी ब्रांच के सक्सेस के लिए, होते होंगे, ऑब्वियसली होते होंगे। डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता है, वो पूछता नहीं है किसी को कॉल करके मैं चाय पिला दूँ कि नहीं। और सोचो अगर ऐसा होने लगे, सेंट्रलाइजेशन हो जाए, तो अपने एरिया मैनेजर को फोन कर रहा है, सर एक रेप्यूटेड कस्टमर बैठा, चाय पिला दे, अगर नहीं कुछ सर मैं कंफर्म कर दूँ जोनल मैनेजर से, तो जनरल मैनेजर को सर इस ब्रांच में ना एक रेप्यूटेड कस्टमर बैठा, चाय पिला दे, तो क्या बात कर रहा है, रुक जाए रीजनल मैनेजर से कंफर्म कर दो, फॉरन को फोन करके चाय पिला दे, अगर नहीं जीएम से तो कंफर्म कर लो। तो समझ सकते हो ना, नहीं बड़ी, मैंने भी तो यही बोला, जिस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इतना बड़ा है उसमें आप सेंट्रलाइजेशन कैसे लगा सकते हो, तो डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए ना। समझ में आ रही है सारी बात, ठीक है, अच्छा कोई नहीं होता, मिक्स अच्छा होता है इनका। As far as strategic plans are concerned, an organization should be centralized. But as far as routine jobs are concerned, an organization should be decentralized. क्लियर है आपको? आगे बढ़ाएं आपको। अब सेंट्रलाइजेशन को निकाल दो दिमाग से, बिल्कुल गायब कर दो सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। मैं टॉपिक ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। तो मुझे दोनों का डिफरेंस समझाना है, आराम से समझते रहेंगे सारी बातें, मेरी बातें सुन लोगे तो चैप्टर नहीं है, 4 या 5 लेक्चर में बढ़ा दूंगा। लोगों को बहुत बड़ा चैप्टर लगता है ये, और ठीक ठाक नोट्स में पेजेस होंगे, मेरा फेवरेट होता है, मुझे पढ़ाने से अच्छा काम आता है और बनाएंगे सबसे अच्छा लगता है मुझे, ठीक है, आराम से सुनना। सर क्या डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में, अगर आप डिक्शनरी मीनिंग उठाकर देखोगे ना, डेलीगेशन का भी मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, और डिसेंट्रलाइजेशन का भी मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर फर्क कैसा। तो एक आदमी रूटीन जॉब्स भी देख रहा है, और स्ट्रेटेजिक प्लान्स भी देख रहा है, और पॉलिसीज भी बना रहा है, और ऑब्जेक्टिव भी सेट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, ठीक है ना।
शुरू में ना बेटा इंसान अपनी लिमिट्स पुश करता ही है, ठीक है ना। उसको लगता है मैं 12 घंटे काम करूंगा, 14 घंटा 15 घंटा, एक टाइम के बाद उसे एहसास हो जाता है कि यार ऐसे जिंदगी नहीं चल सकती, मैं पागल हो जाऊंगा। उसको एहसास होता है कि रूटीन जॉब्स को बांट देना चाहिए, बस मुझे अपने पास क्या रख लेना चाहिए, कॉर इश्यूज रख लेने चाहिए, इंपॉर्टेंट इश्यूज रख लेने चाहिए। तो वो उसने बुलाया अपने से नीचे वाले लेवल को और कुछ काम बांट दिया। बेटा इसको बोलते हैं डेलीगेशन। बेटा डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, सर काम तो इसने भी बांट दिया, पर बेटा इसने एक लेवल तक नहीं बांटा, इसने मल्टीपल लेवल तक काम बांट दिया, बांटते ही चला गया। काम बांटना, देखो आप ये भी समझो, काम तो बांटना जरूरी है। एक आदमी अकेले काम नहीं कर सकता, मुकेश अंबानी सारे काम नहीं कर सकता रिलायंस में। तो ऐसा इंडिविजुअल पैदा ही नहीं हुआ तो कह देना सारे काम अकेले कर लूंगा और ऑर्गेनाइजेशन चला लूंगा, नहीं हुआ। तो काम तो बांटना ही पड़ेगा, समझ में आता है। डेलीगेशन तो एक कंपलसरी टास्क है, काम को बांटना है, कंपलसरी है, बटेगा ही बटेगा। पर काम को लोएस्ट लेवल तक बांटना है, ये कोई कंपलसरी चीज नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसी ऑफ द कंपनी, ये कोई कंपलसरी चीज है। काम को बांटना जरूरी है, सबको समझ में आता है। काम को लोएस्ट लेवल तक बांटने की कहां से जरूरी होगी, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं होता, क्लाइंट से नहीं आते, ऐसे वर्ड आता है पेपर में, कभी कभी केस स्टडी मेरे टाइम में आता था, बड़े सालों से नहीं आया। हम तो ऐसे ही याद रखते थे, आपको भी बता देता हूँ, आप ऐसे ही याद रखना। तो वो एक स्टेटमेंट आती थी, इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड इन डिसेंट्रलाइजेशन वी मल्टीप्लाइड बाय 9। क्या है स्टेटमेंट, इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाइड बाय 2, डेलीगेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कहने का मतलब कुछ और नहीं दिखा। डेलीगेशन जनरली 2 ही लेवल में देखा गया है, एक लेवल काम बांटने वाला, दूसरा काम करने वाला। एंड इन डिसेंट्रलाइजेशन वी मल्टीप्लाइड बाय मेनी, मल्टीपल लेवल्स तक काम चलता है, मल्टीपल लेवल तक काम बढ़ता है बेटा। समझ में आ रही है सारी बात, पक्का से। डेलीगेशन इज अ कंपल्सरी टास्क because no individual can perform the entire task alone. But decentralization is totally optional one. It depends on the policy of the company कि काम कहाँ तक बांटना है आपको, ठीक है। सर इन डेलीगेशन में मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि जनरली 2 ही लेवल देखने को मिलते हैं। इन डिसेंट्रलाइजेशन में मल्टीप्लाइड बाय मैनी, क्योंकि मल्टीपल लेवल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो दिक्कत तो नहीं सर, इसका नैरो स्कोप है क्योंकि 2 ही लेवल इन्वॉल्व, इसका स्कोप वाइडर है क्योंकि बहुत सारे लेवल्स हैं, तो दिक्कत तो नहीं। सर डेलीगेशन में जब भी आप काम बांटते हो ना, सर आपका सुपीरियर सिर्फ काम देके भूल नहीं चाहता, चेक करता रहता है बेटा, आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराता रहता है, हर कुछ दिन के बाद आपकी जवाबदेही है इस काम की। भूल नहीं जाता है कि उसने काम दिया, कोई रूटीन जॉब पे दे दी, कुछ टाइम बाद बुलाएगा कि मैंने काम किया था, क्या हुआ उसका। यानी कि बेटा डेलीगेशन में ना सिस्टम पता क्या है, मोर कंट्रोल बाय द सुपीरियर, दैट सिंपली मींस लेस फ्रीडम इज गिवन टू द सबऑर्डिनेट्स। मोर कंट्रोल बाय द सुपीरियर, लेस फ्रीडम इज गिवन टू द सबऑर्डिनेट्स। समझ में आई बात। सर यहाँ पर सर एक बार आपको काम दिया तो सुपीरियर ऐसा बोलता है जैसा आप एडजस्ट नहीं करते। सर क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना, फुर्सत ही नहीं, इतने काम है, इतने ओवरबर्डन है, सारे के सारे, किसी के पास फुर्सत नहीं है बेटा। पर बाबू आप बिल्कुल वैसे ही ऑपरेट करते हो जैसे आप एक ऑटोनॉमस यूनिट हो। ऑटोनॉमस यूनिट समझते हैं सर, बिल्कुल एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। आप बाबू जीएम हो, आप आरएम हो, आप जोनल मैनेजर हो, आप एरिया मैनेजर हो, फिर नहीं जाकर ब्रांच मैनेजर है। एक छोटी सी एसबीआई की ब्रांच है, कहीं भी समझ लो मोरगन सागर पर। आपको पता है कैसी पावर दी होती है ब्रांच मैनेजर को, कैसे एसबीआई आप अलग हो, एसबीआई मतलब ये ब्रांच ही अलग है बेटा, तो एक नई यूनिट है। किसी को कुछ पूछना नहीं, किसी को कुछ बताना नहीं, इतनी सारी पावर आपको दी हुई है, खुद चलाते हो सब कुछ। तो यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन पता क्या होता है, लेस कंट्रोल बाय द सुपीरियर। आपका कंट्रोल कोई, आपके ऊपर कोई बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होता, दैट सिंपली मींस मोर फ्रीडम इज गिवन टू द सबऑर्डिनेट्स। ऑटोनोमस यूनिट की तरह काम कर रहे हो, अलग ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहे हो। एक छोटी सी ब्रांच ऐसा है जैसे अलग एसबीआई काम कर रहा हो, क्लियर है बात। अभी तक मैंने जितनी बात करी समझ में आई। मोर कंट्रोल बाय द सुपीरियर, लेस कंट्रोल बाय द superior, more less freedom is given to the subordinates, more
तो नहीं, पक्का से। और वो डेलीगेशन पता है क्यों किया जाता है? तो लेसन द बर्डन ऑफ सुपीरियर, सुपीरियर का बर्डन कम करने के लिए, अकेला नहीं कर सकता ना सारे काम। तो डिसेंट्रलाइजेशन पता है क्यों किया जाता है? ये बर्डन कम करना होता तो यहीं तक कम कर देते, एक ही लेवल पे काम बांट देते, हो गया था बर्डन कम। तो बर्डन कम करने के लिए नहीं होता डिसेंट्रलाइजेशन, तो पता है किस लिए होता है? तो इंक्रीज द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स, इसका रोल बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, इससे कोई डिसीजन मेकिंग कराए। दोनों में थोड़े थोड़े ऑब्जेक्टिव अलग अलग हैं। सुन पा रहे हो सारी बातें मेरी, समझ पा रहे हो सारी बातें? पक्का से मैंने जितनी बातें बोलेंगी और दोबारा रिपीट करें। वो डेलीगेशन क्या है? मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर दोनों का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या कोई डिफरेंस नहीं है? डिफरेंस बहुत बड़ा है बेटा। तो एक आदमी पहले सारे डिसीजन खुद लेता था, एक टाइम के बाद उसे लगा यार मैं ओवरलोडेड हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ, मुझे थोड़ी फ्रीडम चाहिए। उसने क्या करा बेटा? रूटीन जॉब्स बांट दी अपने लोएस्ट इमीडिएट लेवल पर, और बेटा इंपॉर्टेंट इश्यूज, कोर इश्यूज, सिग्निफिकेंट मैटर, इस सब अपने पास रूटीन कर लिया। तो क्योंकि डेलीगेशन जनरली दो ही लेवल में देखा जाता है, इसलिए बोलते हैं डेलीगेशन भी मल्टीप्लाई बाय 2 एंड एक डिसेंट्रलाइजेशन भी मल्टीप्लाई बाय नहीं, क्योंकि बहुत सारे लेवल में देखा जाता है। दो लेवल है, स्कोप इज नैरो, मल्टीपल लेवल, वाइडर स्कोप। अभी तक जितनी बात बोली सब समझ ठीक है? सर इट इज अ कंपल्सरी थिंग, क्योंकि एक इंडिविजुअल सारे काम खुद नहीं कर सकता, इट इज अ ऑप्शनल वन, इट डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसी ऑफ कंपनी। ये हमें भी पता है बेटा एक इंडिविजुअल काम परफॉर्म नहीं कर सकता, तो काम बांटना पड़ेगा, बट लोएस्ट लेवल तक बांटना है, ये किसी किताब में नहीं लिखा। ठीक है जी? सर एक बार आपका सुपीरियर आपको काम देगा तो वो ये कहेगा यहाँ पर, बार बार आपको बुलाया जाएगा, आपसे जवाबदेही मांगी जाएगी, आपको आंसरेबल ठहराया जाएगा कि बताओ क्या हुआ उस काम का। मोर कंट्रोल बाय द सुपीरियर, लेस फ्रीडम इज गिवन टू द सबऑर्डिनेट। और यहाँ काम बांटा जाएगा तो कभी याद ही नहीं किया जाएगा, भूल जाया जाएगा। अगर ब्रांच मैनेजर को पावर दे दी ना कि आप 50 लाख तक का लोन बिना बताए कर सकते हो, तो बिना बताए कर सकते हो, दोबारा कभी पूछा नहीं जाता आपने 40 लाख का लोन बिना बताए कैसे कर लिया? बिना बताए कर सकते हो तो कर सकते हो। More freedom is given to the subordinate. That simply means less control by the superior. Actually मैं जो बात बोल रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ। एक्चुअली में ब्रांच मैनेजर को इतनी पावर होती है 50 लाख का लोन कर देता है बिना पूछे, ऊपर से अपने हिसाब से उसे ठीक लगेगा लोन कर देगा, पूछेगा नहीं। समझ में आ रही बात? सर क्यों किया जाता है डेलीगेशन? टू लेसन द बर्डन ऑफ सुपीरियर, सुपीरियर का बर्डन कम करने के लिए। सर ये क्यों किया जाता है? टू इंक्रीज द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट का रोल बढ़ाने के लिए, बर्डन कम करने के लिए नहीं। बर्डन कम करना होता तो एक लेवल से कम हो चुका होता। क्लियर? बाबू जहाँ ऑर्गेनाइजिंग खत्म हो रहा है बिल्कुल लास्ट पेज पर, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस है, बिल्कुल आखिरी पेज पढ़कर बताना। समझ में आया ना डिफरेंस? मैंने सारा पहले ही क्लियर कर रखा था, उस रीडिंग रीडिंग कर रही थी आपको। अभी भी आपको टॉपिक नहीं पता, इसलिए अभी आप सामने ही देख लो बेटा। एक टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। अभी आप सारी बात डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन पर ही कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है जी? और कल तक रहेगी शायद, ठीक है जी? तो टॉपिक का नाम है एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। दो एलिमेंट उन्होंने पढ़े हुए हैं जिन्होंने बेटा मुझसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा बेटा उन्होंने दोनों एलिमेंट नहीं पढ़ रखे। वैसे टोटल 3 एलिमेंट है। तो फर्स्ट एलिमेंट का नाम है अथॉरिटी, सेकेंड एलिमेंट का नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने सबने प्रिंसिपल जो पढ़ा है वो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा है। और बेटा थर्ड एलिमेंट का नाम है अकाउंटेबिलिटी। लॉजिक है बच्चों, नजर डालते हैं इस पर भी, समझते हैं इसको क्या। बेटा अथॉरिटी पता है क्या होता है? पावर टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी मतलब पावर, ठीक है जी? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन।
बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर टास्क, कि मेरे ऊपर काम करने की थोड़ी सी जिम्मेदारी डाली गई है, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो फ्योल पता है क्या कहता था, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, याद आई बात? ये अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में ना बैलेंस बिठा कर चलना। क्यों बेटा, अगर सिर्फ एक इंसान को अथॉरिटी मिलेगी ना और कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, तो आप उसको हिटलर बना रहे हो, तो मिस यूज करेगा उस पावर का। पर अगर एक इंसान को सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे ना, अथॉरिटी नहीं दोगे, तो बेटा इट लीड टू दैट डिससैटिस्फैक्शन एंड डिसकंटेंटमेंट। मैं क्लियर कर देता हूँ बेटा बातें आराम से समझ लो। तो एक इंसान है, ठीक है, मान लो आज आपने उसको क्लास मॉनिटर बना दिया और उसको कह दिया तेरी पावर अनलिमिटेड है, तो थप्पड़ भी मार सकता है किसी को, प्रिंसिपल के पास लेके जा सकता है, क्लास से निकाल सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो लेकिन जिम्मेदारी क्या, मुझे क्लास को माइंड रखना होगा ना? ना ना, ऐसी भी कोई जिम्मेदारी आराम से बैठ। तो क्या होगा आपको पता ना, इन सच सिचुएशन मिसयूज होगी कि नहीं होगी अथॉरिटी? ठीक है ना जी, वो जिसका चाहे तो लगा देगा बेटा, जिसको चाहे क्लास से बाहर निकाल देगा, बेवजह भी निकाल देगा। ऐसी अथॉरिटी जो बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं की जाती, वो हमेशा मिसयूज होती है। तो बेटा अगर सिर्फ किसी इंसान को जिम्मेदारियां मिले और पावर ना मिले बराबर की, सर वो डिससेटिस्फैक्शन और डिसकंटेंटमेंट वाली पोजीशन में बता देते हैं उस इंसान को। आपने क्लास मॉनिटर बता दिया, उसको जिम्मेदारी जिम्मेदारी दे दी, क्लास माइंड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, कहीं कूड़ा ना पड़ा हो, डस्टबिन चाहिए, सब कुछ बता दिया। उसने कहा पावर, पावर को चाहिए, मेरे नाम लिख सकता हूँ, बिल्कुल नहीं लिखना, कि थप्पड़ को तो बिल्कुल सोचना नहीं, प्रिंसिपल का क्या बात कर रहा, कुछ है नहीं पावर, बोलिए क्लास माइंड डिसिप्लिन रह जाएगा, कैसे रह जाएगा? There should be a balance. Authority must accompany with the equal amount of responsibility, and responsibility must accompany with the equal amount of authority. बराबर बराबर चाहिए, ये बैलेंस चाहिए इसमें बेटा। और हमेशा मैं एक बात बोलता हूँ बेटा, जब किसी इंसान को अथॉरिटी दो, पावर दो, उसको ना उसका मैक्सिमम स्कोप जरूर बता दो। ये जरूर बता दो कि मैक्सिमम कितनी है, ऐसे नहीं खुला सांड बना दो बेटा। मैंने आपको ना लास्ट टाइम एक एग्जांपल दिया था, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं ना टीम में कि खर्च लो जितना पैसा खर्चना है, और कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती उनके पास, पावर दे दी बस खर्च ले पैसा, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। एक दिन के कितने लिख के ले लो, एक दिन उजाड़ के आ गया सब कुछ, फिर आएगा किसी दिन कोई ऐसा सट्टा बेटा घर भी चला जाएगा। अथॉरिटी हमेशा मैक्सिमम स्कोप बताकर दी जाती है। क्लियर अभी तक मैंने जितनी बात बोली, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो? और ये तीसरी टर्म क्या है, अकाउंटेबिलिटी, ये किसी के लिए भी नहीं है बेटा, किसी ने नहीं पढ़ी जब से आज तक, अब आराम से सुनो। और कहो अकाउंटेबिलिटी मीन्स बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल रिजल्ट्स। अकाउंटेबिलिटी simply means answerability. Accountability means answerability, being answerable for the final results. ठीक है, लो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ एक बार तीनों बातें। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ ने टॉप लेवल की एक पोजीशन है, सेल्स मैनेजर को बुलाया, मिडिल लेवल की एक पोजीशन है, कि मुझे इस मंथ 2 लाख यूनिट बिकी हुई चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि 2 लाख यूनिट मुझे तो बिकी हुई चाहिए इस महीने, मुझे कुछ नहीं पता, और हाँ आपकी कुछ पावर है, आप 5 लाख रुपए तक खर्चने पड़े तो खर्च सकते हो, ठीक है। ये बाबू खर्चने की पावर दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट कंपनी विद द इक्वल अमाउंट ऑफ अथॉरिटी। सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो बाबू चलेगा नहीं, कुछ नहीं, कुछ ना कुछ पावर दो, तो बाबू 5 लाख तक खर्च कर सकते हो, जिम्मेदारी है 2 लाख यूनिट बेचनी है आपने, ठीक है। इसने क्या किया बेटा, 4 सेल्स पर्सन अपॉइंट करे, सेल्स पर्सन 1 2 3 4, सबको कह दिया 50,000 यूनिट बेचोगे तुम, कुछ भी हो जाए 50,000 यूनिट बेचनी है। और अगर कहीं ट्रैवल करना पड़े, कहीं बाहर जाना पड़े, किसी को सेमिनार कोई कंडक्ट करना पड़े, किसी
सवाल आप लोगों को बच गया। ठीक है बाबू, जो जो पावर आई थी, जो जो जिम्मेदारियां आई थी, सारी उठाकर देती बेटा अपने सेल्स पर्सन को। 5 लाख के 4 टुकड़े कर दिए, 1.25 लाख रुपए। 2 लाख के लिए 4 टुकड़े कर दिए, 50-50 हजार रुपए। ठीक है तो एट द एंड हुआ क्या, एक तो सेल्स पर्सन को है ना, ये आखिरी के कुछ दिन बीमार पड़ गया, महीने के आखिरी के कुछ दिन, और ये बेटा ये नहीं बेच पाया, बाकी तीनों ने बेची। 40,000 यूनिट ये बेच पाया, यानी कि इस महीने बेटा इन तीनों ने तो पूरा किया अपना टारगेट, ये पूरा नहीं कर पाया। ठीक है, टोटल ये 1,90,000। ठीक है, काम की बात है, सामने देखना। सर क्या अथॉरिटी बांटी जा सकती है, फटाफट से बताओ, क्या पावर बांटी जा सकती है? दिखाई नहीं दे रहा, इसकी पावर है पैसे खर्चने की, इसने आपको भी दे दी, आपने आपको भी दे दी। अथॉरिटी डेलीगेट हो सकती है कि नहीं, मैं पूछूं? डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है अथॉरिटी, डेलीगेट हो सकती है, हो सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फटाफट बताओ, हो सकती है कि नहीं, हो सकती है। बहु इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको दी कि तू सामान बेचेगा, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे दे दी। दिख नहीं रहा आपको? अथॉरिटी बढ़ती है यार, बोलो बताओ से यार, बढ़ती है, दिख रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, दिख रही है बढ़ती हुई, बिल्कुल दिख रही है। सर आंसरेबिलिटी मतलब अकाउंटेबिलिटी बढ़ सकती है। सीईओ ने बेटा इसको बुलाया, बस मुझे ये बता दो 10,000 यूनिट हम कैसे बिकी, ये क्या कहेगा? सर 2 मिनट रुको, मैं सेल्स पर्सन को बुलाता हूँ, तो है ना ये बैठ जाओ। नेचुरली आदमी कंफर्टेबल होगा, जो पर्सन सीईओ है वो एक सेल्स पर्सन से बात करेगा, मतलब ये होता। बस ये टारगेट कैसे अचीव हुआ, बस तो ये बता दे, ये तो पूछा जाएगा सेल्स मैनेजर से। तो देखो, चाहे आपने अथॉरिटी बांटी, चाहे आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी, आंसरेबिलिटी कभी नहीं बांटी जा सकती। यू आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल रिजल्ट्स। Answerability is absolute and can never be delegated. Answerability absolute टर्म है, बढ़ती नहीं है बेटा। क्लियर है ना? पक्का से समझ आई सारी बात? अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं अथॉरिटी का फ्लो कैसा है, तो कैसा है अथॉरिटी का फ्लो? सर अथॉरिटी हमेशा डाउनवर्ड्स बढ़ती है, दिखाई दे रहा है? इसका फ्लो डाउनवर्ड्स है, फ्रॉम सुपीरियर टू द सबऑर्डिनेट। पावर इसके पास है तो उसने पावर दी, तो इसने पावर दी। दिखाई दे रहा है बेटा अथॉरिटी कैसे फ्लो कर रही है, कैसे फ्लो कर रही है? डाउनवर्ड्स, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। क्लियर है बात? कैसा अथॉरिटी का फ्लो? डाउनवर्ड्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। दिखाई दे रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो कैसा है बेटा? रिस्पॉन्सिबिलिटी का देखो, बहुत सारे बच्चे यही सोच रहे हैं मेरे डायग्राम में सबसे डाउनवर्ड है कि इसकी जिम्मेदारी थी, इसने इसको दी, इसको ऐसे दी। रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ऐसा नहीं सोचा जाता। कैसे सोचा जाता है कि अगर काम पूरा ना हुआ तो बाबू आप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो? हमेशा अपने से ऊपर वाले लेवल के लिए। अगर जिम्मेदारी जो दी ऊपर वाले लेवल ने आपने पूरी नहीं करी, तो आप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो? हमेशा अपने ऊपर वाले लेवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो चाहे आंसरेबिलिटी हो, हमेशा इसका फ्लो कैसा है? अपवर्ड्स। अपने ऊपर वाले के लिए हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपने ऊपर वाले को ही आंसरेबल होते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी इनका फ्लो कैसा है? हमेशा अपवर्ड्स, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। क्या मैं क्लियर हूं मेरे साथ? पक्का? बढ़ जाए आगे? चलो एक काम करो बाबू, जहां आपने डिफरेंस पढ़ा ना, उससे 2 या 3 पेज पहले एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन एक टॉपिक लिखा गया, लिखा गया। एक बार फटाफट से इस टॉपिक को पढ़ लो, फटाफट से सारा का सारा, तीनों के तीनों एलिमेंट। और वो जहाँ आपने तीनों एलिमेंट शुरू करे थे उससे पहले ना एक डेफिनेशन दी हुई है, डेफिनेशन है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की। ठीक है, तो वो आज तक शायद हमने 4 या 5 डेफिनेशन पढ़ी है, रटी आज तक कोई नहीं रटेंगे, ऐसी नौबत नहीं आती मुझे लगता है।
तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की डेफिनेशन। अच्छा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ? डेलीगेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये मतलब हुआ। अब कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी merely means granting of authority to subordinates to operate within a prescribed limit। इधर देखो, एंटर देखो, कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का क्या मतलब है बेटा? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब है merely granting of authority to subordinates, subordinates को अथॉरिटी देना to operate within prescribed limit, हमेशा prescribed limit बताकर अथॉरिटी देना। अभी बोला था, जब भी किसी इंसान को अथॉरिटी दो उसको उसका मैक्सिमम स्कोप जरूर बता दो, वरना सब बर्बाद कर देगा बेटा। समझ में डेफिनेशन? क्योंकि मैंने अपने पहले इतने टॉपिक का इतना अच्छे से बेस बना दिया था, मुझे तो पता था डेफिनेशन समझ में आएंगे, रटोगे क्या, इसको भी रटा तो फिर क्या पढ़ा। क्लियर है? तो लगता है आज के लिए इतना ही है।